माय वीडियो इज एंड एवरीथिंग इज क्लियर नो, एक बार रिप्लाई कर देना आप लोग अपने एंड से। यस सर। ओके स्टूडेंट्स, सो पीरियडिक टेबल चैप्टर का लगभग हम लोग एंड पे आ चुके हैं। बस एक छोटा सा टॉपिक और उसको करने के बाद आज मैं पास्ट ईयर क्वेश्चन जितने सारे आए हैं जो आपके एक्सरसाइज आऊंगा, तो आप लोग अपने सामने अपने बुक्स को भी रखिएगा। बट उससे पहले मैं एक छोटा सा रिकैप कर दूंगा आपको चैप्टर का, क्विक रिकैप कर दूंगा चैप्टर का आप लोगों को, ताकि आप लोगों को चैप्टर की फुल नॉलेज रहे। और ये जो मैं नोट्स दूंगा अभी, इसको आप अगर रिवीजन नोट यूज करोगे जब भी आप एग्जाम देने जाओगे, क्योंकि चैप्टर्स तो हम लोगों ने डिटेल्स में पढ़ा है, तो एग्जाम के टाइम में तो डिटेल्स में पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है। तो एक क्विक रिकैप करूंगा मैं चैप्टर का, जहां पे आप चैप्टर के मेन पॉइंट्स को नोट कर लोगे और रिवीज करके जाओगे तो आइडिया मिल जाएगा पूरे चैप्टर। ओके, तो चलिए लेट्स स्टार्ट द पीरियडिक टेबल के चैप्टर का एक क्विक रिकैप करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अर्ली अटेम्प्ट्स टुवर्ड्स क्लासिफिकेशन। अर्ली अटेम्प्ट्स टुवर्ड्स क्लासिफिकेशन बोलने का मतलब ये है कि एकदम स्टार्टिंग की बात है, एकदम स्टार्टिंग की बात, जब पीरियडिक टेबल को जस्ट बनाने की बात चल रही थी। बोलने का मतलब है कि एलिमेंट्स को अरेंज करने की बात चल रही थी। एक साइंटिस्ट आए थे, whose name was what? Who will tell me? Whose name was what? सबसे पहले इसने एलिमेंट अरेंज करने का कोशिश किया था। What was his name? कौन बच्चा मुझे बताएगा? किसी को मालूम नहीं? किसी को नहीं? पक्का सारे बच्चे आ चुके हैं? चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले किसी ने स्टार्ट किया था, he was डोबर्नियर। ओके, और डोबर्नियर ने जो रूल दिया था, उस रूल को हम लोग क्या बोलते हैं? राइट रूल। जो दिया था दैट इज नोन एज ट्रायड रूल। ओके, नेक्स्ट साइंटिस्ट जो आए थे जिन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज करने का कोशिश किया था आफ्टर डोबर्नियर, हु वाज दैट? न्यूलैंड। Newland. The second person who tried of classification was Newland. Okay, और न्यूलैंड ने जो लॉ दिया था, इस लॉ वाज नोन एज लॉ ऑफ ऑक्टेव। ऑक्टेव। वेरी गुड, मतलब बच्चे क्लियर हैं। फिर न्यूलैंड के बाद एक साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने थोड़ा बेहतरीन तरीके से क्लासिफिकेशन। मेंडलीव। व्हाट वाज हिज नेम? मेंडलीव। मेंडलीव उनका नाम था। आप मुझे एक बात बताना, इन तीनों साइंटिस्ट ने एटम के कौन से प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया था क्लासिफाई करने के लिए? एटॉमिक मास। यस, इन तीनों ने एटॉमिक मास का प्रयोग किया था। ओके, गॉट इट। चलिए, मेंडलीव ने एक स्पेशल रूल दिया था जो आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। मेंडलीव की पीरियडिक लॉ, ये आपसे पूछ लिया, व्हाट वाज मेंडलीव पीरियडिक लॉ? ये आप लोगों को मालूम है ना? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर periodic function of their atomic mass. मास, ये मालूम होनी चाहिए पीरियडिक लॉ, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, कि यदि तीन एलिमेंट्स को अरेंज किया जाए इंक्रीजिंग एटॉमिक मास से, तो मिडिल वाला एलिमेंट का एटॉमिक मास किस तरह होगा? Arithmetic mean of the other two. Yes, it will be the average of the other two. It will be the average of the other two. Got it? Law of octaves क्या बोलता था? यदि एलिमेंट को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास से अरेंज किया जाए, तो हर एक आठवां एलिमेंट का प्रॉपर्टी पहले से मिलता जुलता होगा। सपोज करो दिस वन इज द फर्स्ट एलिमेंट, तो इसको पकड़ के 8 गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब फर्स्ट और एथ एलिमेंट का प्रॉपर्टी मिलता जुलता होगा।
ठीक उसी प्रकार यदि आई विल पिक द सेकंड एलिमेंट तो 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब सेकंड और नाइन्थ एलिमेंट का प्रॉपर्टी मिलता जुलता होगा। तो मुझे बताएगा कि फोर्थ और कौन सा एलिमेंट का प्रॉपर्टी मिलता जुलता होगा? हु विल टेल मी? फोर्थ और कौन से एलिमेंट का प्रॉपर्टी मिलता जुलता होगा? 12 यस 1 2 3 4 5 6 7 8 11th है ना? 12 देखोगा बेटा 11 आएगा 11 यदि 4 को गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 फोर्थ और 11 का प्रॉपर्टी मिलता जुलता होगा। गॉट इट? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो कंफ्यूज मत होना। गॉट इट? चलिए मेंडलीफ का जो पीरियडिक टेबल था उसमें मेंडलीफ ने एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी का भी इस्तेमाल किया था। वो क्या था? कौन बताएगा? The elements in a group show similar property. वो Have तो यूज similar. किया है। दूसरा उन्होंने एक और प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया था, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट का इस्तेमाल किया था। याद है ना? तो मेंडलीफ क्या किए थे? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को भी कंसीडरेशन में लिए थे। दिस वाज एन इंपॉर्टेंट कंसीडरेशन। मेंडलीफ ने फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के भी यूज किया था। ओके चलिए समझ गए? अब आप सभी को मालूम है कि डोबर्नियर क्यों फेल किए थे? कैन एनी बॉय टेल मी और एनी गर्ल टेल मी कि मेंडलीफ डोबर्नियर क्यों फेल किए थे? कैन यू गिव मी अ रीजन? His rule didn't fit for all the elements known at that time. Yes, his rule didn't fit for all the element available at that time. न्यूलैंड का रूल क्यों फेल हुआ था? Because Anybody? he placed copper and nickel in the first group, in the alkali बहुत group. सारे एलिमेंट मतलब कोबाल्ट एंड निकल को और कोबाल्ट कॉपर नहीं, कोबाल्ट एंड निकल को एंड प्लैटिनम को और सीरम को उन्होंने एक ही स्लॉट में रख दिया था। गलती थी। और इन्होंने एक इंपॉर्टेंट चीज बोला था कि सिर्फ 56 एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे, जो गलत बात था क्योंकि जैसे ही नोबल गैस खोज हुआ तो इसका रूल फेल हो गया। ओके ये आपको इंफॉर्मेशन रख। ओके मेंडलीफ का रूल क्यों? अच्छा मेंडलीफ क्या था आप बता सकते हो? Sir, can you repeat the Sir, what? question? What was the biggest achievement of Mendeleev? He He left left gaps spaces in periodic table. for Yes. the unknown elements. He left gaps in the periodic table for future element and also predicted the properties of future element. कोई दिक्कत बच्चों आप लोगों को? नहीं ना? चलिए अब मेंडलीफ का रूल क्यों फेल हुआ था? Sir, he put isotopes in single slot. Yes. इनका अरेंजमेंट एटॉमिक मास के हिसाब से था। तो आइसोटोप जो होते हैं उनके एटॉमिक मास तो डिफरेंट होते हैं, उनको And he could not define the electronic configuration of elements. यस यस। तो ये था अर्ली अटेम्प्ट जो आपके दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए। अच्छा बच्चों एक बात बताना, मैंने एक्सरसाइज क्वेश्चंस आप लोगों को करने बोला था, कितने बच्चों ने किया है? कि किसी ने ट्राई नहीं किया अभी तक? किया है कि नहीं ट्राई? Yes sir, किया है। ओके जो सारे डाउट्स होंगे निकालिएगा अभी। मैंने बोला था आप लोगों को पहले चैप्टर को हल्का फुल्का डिस्कस कर लें। ये आप लोगों ने लिख लिया? Yes sir. चलिए इसको एक क्विक नोट की तरह लिख लेना ताकि आपको काम आएगी आगे। चलिए फिर उसके बाद हेनरी मोजली आए। ओके हेनरी मोजली ने मॉडर्न पीरियडिक लॉ दिया। कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द मॉडर्न पीरियडिक लॉ? The physical and chemical properties of elements are the periodic function of their atomic numbers. Atomic number. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके हेनरी मोजली ने बताया कि एटॉमिक मास से क्लासिफाई करना सही नहीं है, इसलिए आप लोग मॉडर्न पीरियडिक टेबल जो बनेगी उसको एटॉमिक नंबर के हिसाब से क्लासिफाई करोगे, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से, सॉरी इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब से। अब हेनरी मोजले
के मदद से नील भोर gave the dash. नील भोर क्या दिए? Long form of periodic table. Long form of periodic table. Long form of periodic table. वेरी गुड। और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल में हम लोग पीरियडिक टेबल को कितने पार्ट में बांट सकते हैं? The first one is the representative element. Transition element. The transition. Representative element या इसको मेन ग्रुप एलिमेंट भी बोलते हैं। ये कौन-कौन से ग्रुप आते हैं इसमें? The first group 13th, 14th, 15th, 16th and 17th. Yes, sir. Yes, very good. Representative element जिसको हम बोलते हैं that is 1, 2 and 13 to 17 को हम लोग बोलते हैं representative element. Okay, it is also known as the main group elements. Okay, ग्रुप 1 का स्पेशल नाम ग्रुप में कोई दूसरा बच्चा मुझे आंसर देगा। सेम बच्चे का आंसर आ रहा है मेरे पास। सेम बच्चे का आंसर आ रहा है मेरे पास। Metals. एल्कली मेटल्स, वेरी गुड। ग्रुप 2 को हम लोग क्या बोलते हैं? Line or 13 को क्या बोलते हैं? boron family. Boron family. 14 को Carbon family. Carbon family. 15 को Nitrogen family. Yes, Oxygen family. और ऑक्सीजन फैमिली। chalcogens और oxygen family. Oxygen family. वेरी गुड गर्ल, वेरी गुड। बहुत अच्छे से आप पढ़ रहे हैं, मेहनत करो, आपको अच्छा मार्क्स आएगा एग्जाम में। ग्रुप 17 को हेलोजेंस बोलते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या था? ट्रांजिशन एलिमेंट। नेक्स्ट नोन एज द ट्रांजिशन एलिमेंट। अब मुझे एक बात बताना, ट्रांजिशन एलिमेंट का एक स्पेशल कैरेक्टर पूछ लिया जाता है। कैन यू टेल मी व्हाट इज वन स्पेशल क्वालिटी ऑफ द They are ट्रांजिशन? used as catalyst and they impart flame color to the flame. हाँ, ये तो ट्रांजिशन एलिमेंट का कैरेक्टरिस्टिक होता ही है। साथ में सबसे इंपॉर्टेंट इसका क्या होता है, जो आपकी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं या मेन ग्रुप एलिमेंट होते हैं, उनके आउटर मोस्ट सेल सिर्फ एम्प्टी रहती है। सिर्फ आउटर मोस्ट सेल जो रहती है इनकम्प्लीट रहती है, एम्प्टी नहीं, आउटर मोस्ट सेल इनकम्प्लीट रहती है। और ये जो ट्रांजिशन है फ्रॉम ग्रुप 3 टू ग्रुप 12, इनका क्या Two cells. Two outermost cell incomplete. is incomplete. Okay, ये एक इम्पोर्टेंट चीज है जो क्वेश्चंस में पूछा जाता है कभी का। Okay, and the last one is the inner transition element. बच्चों मुझे बताओगे जल्दी जल्दी कि inner transition element की पोजीशन क्या है? The 6th and 7th period of the third. Inner transition element दो टाइप के होते हैं। कौन कौन होते हैं? Lanthanides and actinides. Actinides. Lanthanoids and actinoids. Lanthanoid कौन सी होती है? ग्रुप 3 So group 6 and so group 3 and period 6. ग्रुप 3 and period 7. वेरी गुड। चलिए ग्रुप 3 एंड पीरियड 7। बेटा वीडियो क्लियर जा रहा है ना? वीडियो में कोई दिक्कत नहीं ना आप लोगों को? No, sir. No, sir. चलिए बेटा ठीक है ना। आई सपोज आप लोगों ने बहुत बढ़िया से पढ़ाई किया है। और एक बात और मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ कि प्लीज जितने इन टेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बुक में सबको बनाओ। मैं आपको बच्चों इतने डेप्थ में चैप्टर इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि एकदम आप अपने 10th को सिलेबस से अच्छा से कर लोगे ना, तो आपकी समझ लो सीबीएसई बोर्ड के क्लास 11th की 30% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगी। तो क्लास 11th में जब ये चैप्टर आप लोग पढ़ोगे पीरियडिक टेबल, तो उतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा आपको। क्लास 11th में भी ये चैप्टर आएंगे, ठीक है ना। चलिए तो ये वाला तो कहानी हो गया आप लोगों का। ओके चलिए, तो ये तो टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स हो गए। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। मिटा दूं? कोई दिक्कत? Yes, sir. No, sir. आप लोग ओके ऑल स्टूडेंट, कोई बच्चा एब्सेंट नहीं है ना आज? सारे बच्चे तो ऐसा ही। Sir, एक absent है.
अच्छा अच्छा, कौन बच्चा एब्सेंट है बेटा? सर एल्बीना। अच्छा, एल्बिना एब्सेंट है। चलिए, क्या हुआ एल्बिना का, किसी को मालूम क्या? चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, एक चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन और है बच्चों, टिपिकल एलिमेंट किसको बोलते हैं, कौन बताएगा मुझे? सर Sir, the नाइट्रोजन, element which सर summarize सोडियम, the मैग्नीशियम, property. अल्युमिनियम, सिलिकॉन। Yes, the elements of the third period, the elements of the third period, sorry, elements of the third period are known as typical elements. कौन कौन से होंगे? सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, ठीक है ना? ओके, थर्ड पीरियड एलिमेंट को टिपिकल एलिमेंट बोलते हैं। और पूछा जाएगा क्यों इसको टिपिकल एलिमेंट्स बोलते हैं? क्योंकि थर्ड पीरियड एलिमेंट की बहुत सारी प्रॉपर्टी अपने ग्रुप से मिलती है। ओके, जैसे सोडियम का प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा अपने ग्रुप से मिलता है, मैग्नीशियम का बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी अपने ग्रुप से मिलता है, अल्युमिनियम का बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी अपने ग्रुप से मिलता है। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज आपको अपने दिमाग में रखना है। तो थर्ड पीरियड एलिमेंट जितने होते हैं उनको हम लोग टिपिकल एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है? इंपॉर्टेंट चीज आती है दैट इज पीरियडिसिटी। ओके, पीरियडिसिटी का मतलब क्या होता है? रिपीटेशन ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। ऑफ एलिमेंट्स होता क्या है, कुछ एलिमेंट्स के बाद सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स लौट आते हैं। जैसे एक मैं एग्जांपल आप लोगों को दी दूं, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, ओके, और एक और देख लूं हम लोग तो हाइड्रोजन, हीलियम, सॉरी हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ऐसे देख ले तो इसका देखो, इसका एटॉमिक नंबर 3 है, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो 8 एलिमेंट के बाद एक अल्कली मेटल आ गया। इसका एटॉमिक नंबर 19 है, तो 8 एलिमेंट के बाद एक और अल्कली मेटल आया। फिर इसका है 37, तो मतलब 18 एलिमेंट के बाद फिर एक अल्कली मेटल आया। ठीक इसी प्रकार इसका देखें तो देखो आप 8 एलिमेंट्स के बाद दूसरा नोबल गैस आया, 8 एलिमेंट के बाद फिर नोबल गैस आया, फिर 18 एलिमेंट्स के बाद एक और नोबल गैस आया। तो आपको ये समझ आ रहा है कि 8 8 18 18 इस तरह के वेरिएशन के बाद सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स आते हैं, एंड दिस इज नोन एज पीरियडिसिटी। तो पीरियडिसिटी का मतलब देख रहे हो बच्चों, समझ आ रही है ना? 8 एलिमेंट के बाद सेम प्रॉपर्टी, वैसे ही 8 एलिमेंट के बाद सेम प्रॉपर्टी वाला, फिर 8 एलिमेंट के बाद सेम, 8 एलिमेंट के बाद सेम, फिर 18 एलिमेंट के बाद सेम प्रॉपर्टी, फिर 18 एलिमेंट के बाद सेम प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट है। दिस इज नोन एज पीरियडिसिटी। अब आपसे पूछा गया रीजन फॉर पीरियडिसिटी, इसका रीजन क्या होगा पीरियडिसिटी का? व्हाट इज द रीजन ऑफ पीरियडिसिटी? Occurrence of similar electronic configuration. यस, पीरियडिसिटी का रीजन होता है प्रेजेंस ऑफ सिमिलर electronic configuration in valence cell। मतलब वैलेंस सेल में आप सबका देखोगे तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है। जैसे एल्कली मेटल्स में देखोगे तो 1 रहता है वैलेंस सेल में, इसका देखोगे तो 8 रहता है एक्सेप्ट हीलियम, हीलियम का सिर्फ 2 रहता है, फिर बाकी सबका 8 रहता है। ओके, ये बोल सकते हो कि इनका आउटरमोस्ट सेल कंप्लीट है। तो दिस इज द रीजन। ओके, दिस इज क्लियर स्टूडेंट्स? इसमें किसी को कोई दिक्कत तो डाउट पूछ सकते हो। देखो ये चैप्टर को फुल कंप्लीट करने के बाद मैं फिर नहीं आऊंगा पीछे, कोई भी डाउट है आज के क्लास में कल क्लियर कर लेना है, मिटा दूं? Yes, sir. चलो, डिफरेंट डिफरेंट पीरियडिक प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो सबसे पहले एटॉमिक रेडियस हमें पढ़ना था। ओके, सबसे पहले एटॉमिक रेडियस पढ़ना था।
अब आपसे मैं 2 क्वेश्चन पूछता हूँ। एटॉमिक रेडियस को मेजर करने के लिए कौन से 2 यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं? हु विल गिव मी द आंसर? एटॉमिक रेडियस को मेजर करने के लिए कौन सा 2 ये का इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट्स, यूनिट्स का? माइक्रोन। क्या बोले? Sir, angstrom and Anybody picometer. give me the answer? कौन देगा? Sir, angstrom and picometer. यस, एटॉमिक रेडियस मेजर करने के लिए जो 2 यूनिट यूज होती है, 1 एंगस्ट्रॉम एंड पाइकोमीटर। आपको मुझे बताना है कि 1 एंगस्ट्रॉम कितने मीटर के बराबर होता है? -10 meter. ओके, 1 पाइकोमीटर 10 कितने to the वर्ग मीटर के minus बराबर Sir, होता 10 है? to the power 15. -12 meter. 12 बेटा। ओके, 1 पाइकोमीटर इज 10 टू द पावर -12 मीटर। ओके, ये ध्यान में रखना है। चलिए, अब एटॉमिक रेडियस के बारे में मुझे और डिटेल्स में बताने की जरूरत नहीं है। तो डेफिनेशन मालूम है, एक तरह का डेफिनेशन बोला जा सकता है सेंटर से आउटरमोस्ट सेल तक के डिस्टेंस को, और दूसरा डेफिनेशन हम Center to center distance. इट इज हाफ ऑफ द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन बॉन्डेड एटम्स। ओके, तो 2 प्रकार का डेफिनेशन इसका लिखा जा सकता है, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, या इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का हम लोग क्या करेंगे, हाफ कर देंगे। गॉट इट? अंडरस्टूड? समझ गए? एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड क्या होगा? डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस It क्या होगी? increases down the group. यस, डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है। आपसे पूछा क्यों इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप, तो रीजन क्या होगा? Because नंबर the ऑफ size of the atom increases. साइज तो होगा ही, मतलब आपको Number बोलना of होगा cells number। increases. ओके, अक्रॉस द ग्रुप क्या होगा? Decreases. Atomic radius decreases. डिक्रीज। रीजन क्या होगा इसका? Yes, sir. रीजन? Sir, Any student, what will be the sir, reason for because this? the nuclear charge increases. यस, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करती है जो एटम को श्रिंक कर देता है, एटम को छोटा कर देता है। चलिए, वेरी गुड। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैं जो आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं, दैट इज आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ओके, आयोनाइजेशन पोटेंशियल या आयोनाइजेशन एनर्जी, इसको मेजर करने के लिए कौन कौन सा 2 यूनिट का यूज होता है? हु विल टेल मी? आयोनाइजेशन पोटेंशियल को मेजर करने के लिए कौन कौन से 2 यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है स्टूडेंट्स? जल्दी। नो, इसको मेजर करने के लिए जो एसआई यूनिट है, इट्स किलो जूल पर मोल। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब तो आप लोगों को मालूम होगा ही कि एक इलेक्ट्रॉन है, सॉरी एक एटम है जो गैसियस स्टेट में है, एक एटम है जो गैसियस स्टेट में है। आपको क्या करना है, उससे एक इलेक्ट्रॉन निकालना है और उसको A+ गैसियस बना देना है। तो कितना एनर्जी आपको लगता है एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में, दैट इज नोन एज आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल सबको क्लियर है कि एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें कितनी एनर्जी लगती है, दैट इज नोन एज आयोनाइजेशन पोटेंशियल। ओके, आपके सामने एक और छोटी सी क्वेश्चन है, जब एक इलेक्ट्रॉन किसी एटम से निकाल लिया जाता है कुछ एनर्जी देके, तो वो एटम कैटायन बनता है कि एनायन बनता है? Sir, cation. वो एटम पॉजिटिवली चार्ज आयन मतलब कैटायन बनती है। ओके, आयोनाइजेशन पोटेंशियल का डेफिनेशन इज क्लियर नो? टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम। आपके डेफिनेशन में ये चीज जरूरी होनी चाहिए। आयोनाइजेशन एनर्जी 1 का डेफिनेशन यदि आप लिख रहे हो तो न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म जो आप मिस नहीं कर सकते हो। आयोनाइजेशन पोटेंशियल मेजर करने के लिए और दूसरों यूनिट का भी इस्तेमाल होता है, दैट वी कॉल एट एज इलेक्ट्रॉन वोल्ट, EV। इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट का भी यूज होता है
आपको मेजर करने में, आयोनाइजेशन पोटेंशियल मेजर करने में, इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, गॉट इट। चलिए अब आयोनाइजेशन पोटेंशियल डाउन द ग्रुप क्या होगा? डिक्रीज डिक्रीज करेगी। क्यों? क्योंकि साइज बड़ी होती है तो इसे डिक्रीज ही करना है। अक्रॉस द ग्रुप क्या होगा? इंक्रीज इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा बेटा? क्योंकि साइज छोटी होने लगती है तो निकालना इलेक्ट्रॉन मुश्किल है। The next important was electron affinity. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है कि एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन यदि आप ऐड करते हो तो कितना एनर्जी रिलीज होता है। ओके, एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन आप ऐड करते हो तो कितना एनर्जी रिलीज होता है, एंड हियर इज एनर्जी रिक्वायर्ड। आई विल टेल यू कि ये नोट्स को प्लीज बना लेना क्योंकि ये एग्जामिनेशन रिवीजन टाइम में आपका बहुत काम आएगा। ओके, एनर्जी रिक्वायर्ड होता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल में और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में। वन इलेक्ट्रॉन एक न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम में डालोगे तो एनर्जी रिलीज होती है बच्चों। और यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि एक एटम गैसियस स्टेट में होनी चाहिए, उसमें एक इलेक्ट्रॉन मैंने ऐड किया तो ये बनता है A माइनस गैसियस प्लस एनर्जी। एनर्जी प्रोडक्ट में रहता है, एनर्जी रिलीज होती है। ओके, एनर्जी प्रोडक्ट में रहता है, एनर्जी रिलीज होती है। गॉट इट। आपको बताना है कि व्हाट इट टर्न्स, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाली टर्म जब होती है तो ये कैटायन बनता है कि एनायन बनता है? एनायन एनायन बनती है। ओके बच्चों, आप लोगों को ये दिमाग में रखनी है। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो कहानी है आप मुझे बताना कि डाउन द ग्रुप क्या होगा। यदि डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्या होगा? डिक्रीज करेगा। साइज बड़ा होने लगता है, बड़ा एटम में इलेक्ट्रॉन जल्दी ऐड नहीं होती है। अक्रॉस द पीरियड, एपी स्टैंड फॉर अक्रॉस द पीरियड, तो इंक्रीज होती है। अक्रॉस द पीरियड जाओगे तो साइज छोटी होती जाती है और बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन होता है। ओके, आपके सामने पहले इसको लिख लो बच्चों, लिख लिए तो यस चलिए। आपको क्या लगता है, मैं दो एटम आपके सामने दिया, आप मुझे बता सकते हो कि फ्लोरीन और क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी मोर होगी? कौन ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा? क्लोरीन रिलीज करेगा। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड। बच्चों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बच्चे सोचते हैं कि फ्लोरीन तो पहले आता है, क्लोरीन नीचे आती है, तो फ्लोरीन का तो साइज छोटा है, क्लोरीन का साइज बड़ा है, तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन जल्दी गेन कर लेगा, क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन गेन करने में दिक्कत होगा तो ये लेस एनर्जी निकालेगा। बहुत बच्चों को लगता है, बट आपको मैं एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ जो आपको दिमाग में रखनी है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात जब होती है तो क्लोरीन ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा कंपेयर टू फ्लोरीन। इसका रीजन क्या होता है, ध्यान से सुन लो। एक्चुअली फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा होता है, फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा होता है और उस छोटे से एटम में पहले से इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है, 9 इलेक्ट्रॉन्स पहले से हैं, और एक इलेक्ट्रॉन आता है ना तो सिस्टम में बहुत ज्यादा रिपल्सन होने लगता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन सामने सामने हो जाते हैं और रिपल्सन होने लगता है तो सिस्टम अनस्टेबिलिटी के ओर जाती है। सिस्टम स्टेबल रहेगा जब अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा रहेंगे, रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा रहेगा तो सिस्टम स्टेबल नहीं रहती है। तो छोटे से फ्लूइड में जब एक इलेक्ट्रॉन घुस जाता है तो वो सिस्टम अनस्टेबल फील करता है और वो ज्यादा एनर्जी नहीं रिलीज करती है। ओके, वही क्लोरीन एक बड़ा एटम है कंपेयर टू फ्लोरीन, तो उसमें इलेक्ट्रॉन बहुत जल्दी एंटर कर जाती है और वहां पे इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट करने का जगह है जिसके कारण रिपल्सन उतनी नहीं इंक्रीज होती है। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि रूल के हिसाब से चलोगे तो ये तो सीधा समझ आता है कि डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती है,
तो क्लोरीन के केस में एनर्जी कम निकलेगी रूल के हिसाब से, बट आपको मालूम होनी चाहिए दिस इज थोड़ा सा आपको लॉजिकल भी होना है, क्योंकि रूल हम लोग बनाते हैं मोस्ट ऑफ द चीजों को समझने के लिए, पर कुछ जगह कुछ स्पेशल कॉन्सेप्ट भी लगानी पड़ती है चीजों के एक्सेप्शन वाली पार्ट को समझने के लिए, ठीक है ना। तो इसको एक्सेप्शन मत बोलो, बट देयर इज अ लॉजिक कि क्यों ये चीज हो रहा है। बच्चों आप लोग क्लियर हो गया ना, ये क्वेश्चन पूछी जा सकती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन का क्यों ग्रेटर है कंपेयर टू क्लोरीन, बिकॉज inter-electronic repulsion increases in fluorine when an extra electron is added, so it releases less energy, but chlorine की साइज बड़ी है तो इलेक्ट्रॉन एक्टिवेट हो जाती है। इज दिस वन क्लियर? बच्चों समझ आ गई ये वाली चीज? Yes, sir. हाँ या चलो, तो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लिख लीजिएगा। अब मेरा आपके सामने एक सिंपल सा क्वेश्चन है, यदि एक एटम है जिसका आयोनाइजेशन एनर्जी हाई है, तो आपको क्या लगता है उसमें मेटेलिक कैरेक्टर होना चाहिए कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होना चाहिए? Sir, metallic character. नॉन मेटेलिक होगा बेटा, नॉन मेटेलिक, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी हाई का मतलब होता है कि कोई इलेक्ट्रॉन बिल्कुल निकालना नहीं चाहता है। ओके, इलेक्ट्रॉन निकालना नहीं चाह रहा है तब ना ये इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है न्यूक्लियस के प्रति, वो नहीं निकलना चाह रहा है, और जब नहीं निकलना चाह रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो एक नॉन मेटल होगा। ओके, तो आयोनाइजेशन एनर्जी किसी का हाई है तो उसमें नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है, ठीक है ना। आयोनाइजेशन एनर्जी लो है तो मेटल का कैरेक्टरिस्टिक होता है इलेक्ट्रॉन लूज करने का, मेटल का कैरेक्टरिस्टिक होता है इलेक्ट्रॉन लूज करने का, तो आयोनाइजेशन एनर्जी लो है तो इट्स अ मेटल। ओके, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यदि हाई है तो इट्स अ मेटल और नॉन Sir, मेटल? non-metal. नॉन मेटल, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन जल्दी गेन करना चाहेगा। ओके, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लो है तो मतलब सिंपल सी बात है इट्स अ मेटल। ओके, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करना चाहेगा, तो ये सब दिमाग में कॉन्सेप्ट रखिए। ओके, सिंपल चीज है, ये लिख लीजिए ये तो। और चलिए एक चीज बता देता हूं, मेटेलिक कैरेक्टर यदि बात की जाए तो डाउन का ग्रुप क्या होता है मेटेलिक Sir, कैरेक्टर? increase. डाउन का ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगी क्योंकि साइज बड़ा है, इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलेगी। अक्रॉस द पीरियड Decrease. साइज छोटी होती है तो इलेक्ट्रॉन निकलना नहीं चाहता है, इसलिए वो डिक्रीज होगा मेटेलिक कैरेक्टर। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर Sir, down the group decrease. डाउन का ग्रुप डिक्रीज की करेगी क्योंकि साइज बड़ी होनी जाती है, अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज करेगी क्योंकि साइज छोटी होती जाती है। कोई दिक्कत आप लोगों को? No, sir. नहीं, चलिए बिठा दो। Yes. बच्चों आप लोग इसको नोट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? Yes, sir. कर रहे हो ना? प्लीज नोट इट, ये एग्जाम टाइप का क्विक रिकैप है। एग्जाम टाइम में सिर्फ इसी को पलट के देखना, एक रात में पलट के देख के लिए सारे चैप्टर्स हो जाएंगे। ओके, तो मैं हर चैप्टर के एंड में आपको ऐसे रिकैप दूंगा। ताकि आपकी भी नॉलेज चेक हो जाएगी कि कहां पे आप। चलिए, और एक इंपॉर्टेंट जो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक आप लोगों को देखना है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नेगेटिविटी का मतलब मालूम होता है आप लोगों को, द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मींस टू गेन इलेक्ट्रॉन, अपने अंदर में पूरी तरह से ले लेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मींस टू Then slight Attract negative share charge pair of develop. attract shared pair of electron। ओके, आपको मुझे बताना है कि इसकी कोई यूनिट होती है क्या? So dimensional. डायमेंशनलेस होती है, इसकी कोई यूनिट नहीं है, बिकॉज इट्स अ टेंडेंसी की कोई यूनिट नहीं होती है। टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, इट्स अ टेंडेंसी।
पूरी पीरियडिक टेबल में फ्लोरीन का सबसे ज्यादा है, फ्लोरीन का कितना है 4 और सीजियम का सबसे कम है 0.7। ओके, ये दिमाग में रखना है। ओके, गॉट इट। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? सर डिक्रीज। इंक्रीज। गलत गलत गलत। अक्रॉस द पीरियड क्या होगा बच्चों? इंक्रीज होगा, क्योंकि जब साइज छोटी होती है तो अक्रॉस द पीरियड उसको इंक्रीज ही होना पड़ेगा। छोटी एटम है तो छोटी एटम क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच सकता है ना? तो अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज करेगा, डाउन द डिक्रीज करेगा, क्योंकि साइज बड़ी होगी। ओके, चलिए क्लियर बेटा? तो ये तो बहुत सिंपल है, इसको मैं मिटा देता हूं। चलिए, और बाकी वैलेंसी तो मुझे नहीं लगता बताने की जरूरत है, क्योंकि यू ऑल नो। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज बतानी है जो बच्चे गलती कर देते हैं। केमिकल रिएक्टिविटी का क्या कहानी होगा अक्रॉस पीरियड, मुझे बताना चाहिए। केमिकल रिएक्टिविटी अक्रॉस द पीरियड क्या कहानी होता है? अक्रॉस पीरियड सर इंक्रीज होता है। इंक्रीज ही होता है। डिक्रीज सर 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 पहले 14 तक इंक्रीज होता है, उसके बाद फिर डिक्रीज होता है। डिक्रीज करती है, डिक्रीजेस टिल ग्रुप 14, then increases till 17। ये इंपॉर्टेंट है, मुझे मालूम है बच्चे आप गलती करेंगे। देखो, सोडियम को तो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो सोडियम फटाक से निकाल लेगा, स्टेबल हो जाएगा। मैग्नीशियम को तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगी, तो दूसरा बचे हुए इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के थोड़े सामने आ जाएंगे, तो उसको निकालने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालना ये थोड़ा मुश्किल टास्क, तो कम रिएक्टिव। अल्युमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन तो मुश्किल है। तो दिस इज ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 13, ग्रुप 14 सिलिकॉन आ जाती है। तो ये तो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन निकालना इसको तो थोड़ा दिक्कत है। तो ग्रुप 14 तक क्या होती है? डिक्रीज। डिक्रीज होती है। ओके, देन उसके बाद फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, इसके बाद इधर जाओगे तो क्या होती है? इंक्रीज होती है। ओके, हैलोजन्स तरफ चले जाओगे तो इंक्रीज होती है। इसको तो एक ही इलेक्ट्रॉन गेन करना है। क्लियर बेटा? ये दिमाग में रहेगा ना? यस सर। दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको नोट डाउन कर लीजिए। और एक इंपॉर्टेंट चीज, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। चलिए, नेचर ऑफ ऑक्साइड का बात करता हूं। तो नेचर ऑफ ऑक्साइड क्या होता है, सबके मालूम है क्या आप लोगों को? यस सर, एसिडिक, बेसिक। सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, अल्युमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, क्लोरीन हेप्टाऑक्साइड। सॉरी, उससे पहले सल्फर आ जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। तो नेचर ऑफ ऑक्साइड अक्रॉस द पीरियड आपको जाननी चाहिए। दिस इज मोस्ट बेसिक, है ना, हाईली बेसिक। तो इसमें बेसिसिटी थोड़ी कम होती है, इसकी बेसिसिटी थोड़ी कम होती है। इसका नेचर क्या होता है? एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक होती है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। इसका नेचर क्या होता है? सर एसिडिक। फेवली एसिडिक, फेवली एसिडिक, इट्स एसिडिक। ओके, फिर थोड़ा ज्यादा एसिडिक, मोर एसिडिक होता है। फिर एसिडिटी इसकी भी थोड़ी इंक्रीज होती है, दिस वन इज मोस्ट एसिडिक। ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है।
ठीक है, राइट दिस वन। बच्चों अपने अपने क्वेश्चंस निकाल के रखो, जो डाउट है, क्योंकि मैंने एक्सरसाइज क्वेश्चन सारा करने बोला था आप लोगों को। लास्ट इस चैप्टर की जो सबसे लास्ट पार्ट है वो है रिलेशन। ये वाला मैंने नहीं पढ़ाया, ठीक है ना। ये चैप्टर का लास्ट पार्ट है जिसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ। रिलेशन बिटवीन एटॉमिक नंबर and atomic mass this is a very simple portion of the last part of the chapter। एकदम चैप्टर के लास्ट की चीजें हैं ये, जो आपको बहुत अच्छे से मालूम होनी चाहिए। इसको तो आपको याद रखना ही है, क्योंकि जब भी क्वेश्चन बनाना है तो इन सब चीजों का यूज होता है। मैं एक एलिमेंट का सिंबल ऐसे लिखता हूँ XAZ, और मैं मानो एक एग्जांपल दे देता हूँ। What does X indicate? It indicates atomic number. No, X indicates symbol of element, जो बीच में लिखा रहता है। Okay, जैसे S is the symbol of sulfur. Okay, A indicates Atomic number. A indicates atomic number, और atomic number का मतलब होता है it is equal to the Proton. number of proton. Okay, it is equal to the number of proton. और इसको मान सकते हो इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ न्यूट्रल एटम। कैसा एटम? न्यूट्रल एटम होना चाहिए, तब नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वरना नहीं। ओके, गॉट इट, अंडरस्टूड। एटॉमिक नंबर के कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप जान लो। एटॉमिक नंबर, क्या सारे एलिमेंट, कोई भी दो एलिमेंट का सेम हो सकता है क्या एटॉमिक नंबर? Yes sir. नो नो नो, एटॉमिक नंबर एक यूनिक प्रॉपर्टी है, दैट इज डिफरेंट फॉर ऑल एलिमेंट। कोई भी दो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम नहीं होता है। जैसे सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है। ओके, तो इसका मतलब सल्फर की जो एटॉमिक नंबर है, सॉरी मैं गलती लिख दिया बेटा, ये वाला Z नीचे में होगा, A ऊपर, ठीक है ना। Z का मतलब होता है एटॉमिक नंबर। ओके, एक्सट्रीमली सॉरी, Z इज यूज्ड फॉर एटॉमिक नंबर। तो Z is 16, इसका मतलब ये हुआ कि 16 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर, और कोई दूसरे एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 16 नहीं हो सकता है। एटॉमिक नंबर एक यूनिक प्रॉपर्टी है, तभी ना जाके मोजली ने यूज किया था इसको। अंडरस्टूड बच्चों? एटॉमिक नंबर इज अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, जो और कोई एलिमेंट का नहीं होता है। सारे एलिमेंट के डिफरेंट होते हैं। ओके, A का मतलब होता है मास नंबर, A स्टैंड फॉर मास नंबर। A का मतलब होता है मास नंबर, मतलब मास नंबर का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। समझ गए? न्यूट्रॉन का सिंबल वैसे हम लोग 0 and 1 लिखते हैं या सिर्फ n लिख देते हैं। ओके बच्चों, ये याद रहेगा। A मास नंबर या एटॉमिक मास बोलते हैं इसको। इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और मास नंबर इज एन अप्रोक्सीमेशन ऑफ द मास ऑफ एन एटम। ध्यान से मेरी बात को सुनो, मास नंबर हमें रफली एक एटम के मास के बारे में बताता है, दिमाग में रखिएगा। मास नंबर एक एटम के मास के बारे में रफली हमें बताता है इन एटॉमिक मास यूनिट्स। जैसे कि सल्फर का मास 32 AMU होता है, जिसको 32U भी लिखते हैं, जो आप लोगों ने जूनियर क्लास में पढ़ा हुआ है। ओके, अब आप पूछोगे कि सर इसका मतलब तो मास नंबर का मतलब सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, एटम के अंदर में तो इलेक्ट्रॉन होती है, तो क्यों नहीं इलेक्ट्रॉन का मास को आप ले रहे हो? तो क्यों नहीं इलेक्ट्रॉन का मास ले रहे हैं? क्लियर है ना? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास इज वेरी नेग्लिजिबल, इट्स वेरी लेस, इतना लेस है कि इसको इग्नोर किया जा सकता है। ओके, अंडरस्टूड? तो 32 इट्स नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ओके, वही एटम के मास के बराबर होता है लगभग। ओके, इलेक्ट्रॉन के मास को हम इग्नोर कर देते हैं। अब आपको कोई बोला
कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट कीजिए। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट करने का क्या फार्मूला होता है बच्चों? atomic mass minus number of protons. एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर डायरेक्ट कर सकते हैं। एटॉमिक मास इज नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ओके, और इससे आप लोग एटॉमिक नंबर को माइनस कर दोगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा? सिर्फ न्यूट्रॉन बचेगा। तो एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर को यदि माइनस कर दिया जाता है तो सिर्फ और सिर्फ आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिलते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं ना? चलिए बच्चों इसको लिख लो जल्दी से। इट्स अ शॉर्ट इंफॉर्मेशन बट इसको आपको लिख लेना है। मिटा दूं उसको? जल्दी Yes. लिख लिया सबने? चलिए ये वाला मैं थोड़ा डिटेल्स में बता रहा हूं क्योंकि ये मैंने नहीं बताया था पहले। अब देखिएगा, फॉर इवन एटॉमिक नंबर, अब मैं रिलेशन बताने वाला हूं आप लोगों को एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास में। फॉर इवन एटॉमिक नंबर, जिसका एटॉमिक नंबर इवन होता है, ओके, मतलब Z इवन होती है, जिसका एटॉमिक नंबर इवन होता है, ओके, उसका एटॉमिक मास जो रहता है इट्स ट्वाइस ऑफ एटॉमिक नंबर। ओके, जिसका एटॉमिक नंबर इवन रहता है, जिसका एटॉमिक नंबर इवन रहता है, उसका एटॉमिक मास इज ट्वाइस ऑफ एटॉमिक नंबर। बट एक्सेप्शन कुछ है यहाँ पे, एक्सेप्शन है दो सिर्फ। और मैं और लाइटर एलिमेंट बात कर रहा हूं, सारा नहीं, ठीक है ना? बेरिलियम एंड आर्गन, ये वाला रूल 20 तक ठीक काम करता है, उसके बाद थोड़ा गड़बड़ होने लगता है, ठीक है ना? तो ये ध्यान देना है। एक्सेप्शन बेरिलियम 4 9, मतलब 4 टू 8 होना चाहिए बट 9 नहीं, ज्यादा है। आर्गन का 18 टू 36 होना चाहिए बट ये 2 ज्यादा है। ये दो एक्सेप्शंस है, बाकी सब आप चेक कर लो 20 तक सेम है। हीलियम 2 4, ओके, कार्बन की भी देख लो 6 12, कोई भी इवन वाला उठा लो। ऑक्सीजन का 8 देख लो, 16 देख लो, ठीक है ना? डबल होती है, डबल होती है एटॉमिक मास। फॉर ऑड एटॉमिक नंबर, फॉर ऑड एटॉमिक नंबर, जिनके एटॉमिक नंबर ऑड होते हैं बच्चों, ये ध्यान देना, एटॉमिक मास इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एटॉमिक नंबर प्लस 1, ट्वाइस ऑफ एटॉमिक नंबर प्लस 1। यहाँ पे एक्सेप्शन दो आप रख सकते हो दिमाग में। वन इज नाइट्रोजन 714, नाइट्रोजन 7 एटॉमिक नंबर जो है वो ऑड है और ये 15 होना चाहिए जो नॉर्मल मैंने एक फॉर्मूला बताया उसके हिसाब से, बट डबल, ओके। एंड हाइड्रोजन एक और एक्सेप्शन है, ऑड है, डबल प्लस 1 होना चाहिए बट इक्वल है, ठीक है ना? वैसे आप एग्जांपल्स देखना चाहो तो देख सकते हो। लिथियम का 3 है तो 3 टू 6 प्लस 1 7, ओके। और इसका देखना चाहते हो आप, कोई एग्जांपल फ्लोरीन देख लेते हैं। 9 है, डबल हो गई, 9 टू 18 प्लस 1 19, सॉरी ये वाला 19 होता है, गॉट इट। सोडियम का 11 है तो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास कितना होगा? सोडियम का एटॉमिक मास कितना होगा? 23. 23, गॉट इट। तो ये आप एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आप नोट कर सकते हो। चलिए जल्दी लिखिए इसे। लिख लिए? Yes, sir. मिटा दो? Yes, sir. देखो, आपने एक टर्म सुना होगा रेडियो एक्टिविटी,
रेडियो एक्टिव एलिमेंट जिससे कुछ रेडिएशंस निकलते रहते हैं, आपने जस्ट नाम सुना होगा रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, जैसे कि यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव है, उससे कुछ अल्फा बीटा गामा रेज ऐसे कुछ कुछ निकलते रहते हैं, ठीक है ना। बट उसके फुल डिटेल्स आप लोग स्टैंडर्ड 12th में पढ़ोगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आने के बाद। बट फिलहाल आप इतना जान लो कि कुछ एटम जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं और कुछ रेडियो एक्टिव होते हैं, ठीक है ना, ये दिमाग में रख लीजिए और ये ध्यान से देखिएगा। एलिमेंट्स विथ न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन, N/P न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो, ये इंपॉर्टेंट है, आपके आईसीएसई में क्वेश्चन आती है। एलिमेंट्स विथ न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो अराउंड 1, मतलब 1 के आसपास रहता है, अराउंड 1 इज आर स्टेबल एटम्स, ठीक है ना, आर स्टेबल न्यूक्लियस, क्या ऐसे ही बोल सकते हो, स्टेबल न्यूक्लियस या स्टेबल एटम, ठीक है। स्टेबल न्यूक्लियस बोलो या स्टेबल एटम बोलो, सेम इज द थिंग इज सेम। और एलिमेंट्स विथ न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो इक्वल और ग्रेटर देन 1.5 are unstable atoms या न्यूक्लियाई, ठीक है ना। इससे ज्यादा डिटेल्स में अभी आप लोगों को नहीं जाना है, जस्ट आप थोड़ा सा मेमोरी में रख लो कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो यदि निकालोगे तो वो 1.5 से कम रहेगा, मतलब बोलने का कि 1 के आसपास रहेगा तो स्टेबल एटम्स रहते हैं, जैसे कि सोडियम पोटासियम, ठीक है ना, इनके न्यूक्लियस से कोई रेडिएशन नहीं निकलते। बट ये वाले जो रहते हैं वो रेडियो एक्टिव रहते हैं, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन आपको जस्ट 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा, ठीक है। समझ गया? यस सर। स्टेबल बोलने का मतलब है सिर्फ समझ लो कि रेडियो एक्टिव नहीं है। रेडियो एक्टिव में कुछ आप लोगों ने सुना होगा, कुछ रेडिएशंस निकलते हैं, तो रेडिएशन उन्हीं से निकलेंगे जिनका न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो 1.5 के इक्वल या 1.5 से ज्यादा। ओके, इतना ही दिमाग में रखो और ज्यादा डिटेल्स में आपको जाना नहीं। ओके चलिए मिटा देता हूँ इसको मैं जल्दी। आप बताओ बच्चों, अपने अपने क्वेश्चंस को पूछो, जो जो क्वेश्चंस है क्वेश्चन नंबर बताओ और मैं आंसर बताऊंगा इसमें डाउट है। चलिए बताइए कौन कौन क्वेश्चन में डाउट है बच्चों। ये पूरे चैप्टर का मैंने एक शॉर्ट डिस्कशन आपको दे दिया। स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्वेश्चंस बनाया है कि नहीं बनाया है? चलिए जल्दी आंसर दीजिए। कोई क्वेश्चन में डाउट नहीं है? मैं डिस्कस करूं कुछ क्वेश्चन आप लोगों के साथ? यस सर। ये आप बताओगे, कुछ क्वेश्चन पूछना है, कहीं कोई डाउट है कोई क्वेश्चन में, आप लोगों ने ट्राई किया है कि नहीं किया है? चलिए मैं डिस्कस करता हूं। सीजियम, ठीक है ना, सोडियम, लिथियम, पोटासियम, रुबिडियम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से अरेंज करो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होगा जल्दी मुझे बताओ। व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये आपको बताना है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की क्या ऑर्डर होगी? सर इंक्रीजिंग ऑर्डर में। हाँ इंक्रीजिंग बताओ या डिक्रीजिंग बताओ, आप इंक्रीजिंग बताओ। आप लोगों को देख के साफ समझ आ रहा है कि इट्स एल्कली मेटल्स है ना, ये एल्कली मेटल्स हैं और एल्कली मेटल्स के केस में क्या होगा, साइज नीचे बड़ा होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, डिक्रीज होगा सर। डिक्रीज होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगा। तो ऑर्डर यही होंगे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। ओके, मैग्नीशियम, फ्लोरीन,
सोडियम, सल्फर, सिलिकॉन, एटॉमिक रेडियस के हिसाब से मुझे बताओ। मैंने आप लोगों को बताया था हमेशा 20 एलिमेंट तक तो सबको याद है ही। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो आप लिख लिया करो, आप अरेंज करो डिक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस के हिसाब से, डिक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस के हिसाब से। सर सोडियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, सल्फर, क्लोरीन। डिक्रीजिंग, यस। सोडियम का साइज सबसे बड़ा होगा, फिर मैग्नीशियम होगा, सोडियम मैग्नीशियम, फिर सिलिकॉन, क्लोरीन, और सबसे छोटा किसका? नहीं, उससे पहले कौन सी आ जाएगी? सल्फर, है ना? गॉट इट? सोडियम, मैग्नीशियम, फिर सल्फर, फिर सिलिकॉन, एंड नेक्स्ट इज क्लोरीन। क्लियर? कोई दिक्कत आप लोगों को? नो सर। नहीं ना, क्योंकि देखो सल्फर नीचे आ जाएगी, यदि आप लिखोगे तो सल्फर थर्ड में आ जाएगा, है ना? अच्छा ये भी तो थर्ड ही में आती है। एक मिनट। फिर सिलिकॉन पहले होगा सर, वो 14th में आती है। हाँ वो पहले हो जाएगा। देखो पहले तो आप लोग लिख लो, ऐसे क्वेश्चन जब आए ना तो पोजीशन लिख लो। है ना? देखो आप लोगों को शायद नहीं दिख रहा होगा बोर्ड पर, मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है ना? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ठीक है ना? और सारे तो एक ही लाइन में, दिक्कत क्या है? तो सबसे पहले सोडियम होगा, सोडियम का साइज सबसे बड़ा 1, फिर मैग्नीशियम 2, है ना? फिर सिलिकॉन 3, फिर सल्फर 4, क्लोरीन का सबसे छोटा, है ना? ये तो सीधा लाइन में आ गया, एक ही लाइन में, कोई दिक्कत नहीं। चलिए स्टूडेंट, मुझे सच सच बताना कि आप लोग बनाए हो कि नहीं क्वेश्चन? सर इंटेक्स्ट बनाया था सर, एक्सरसाइज का नहीं हुआ था। बेटा एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सरसाइज क्वेश्चन ही पास्ट ईयर क्वेश्चंस है, उसको नहीं बनाओगे तो फिर फायदा नहीं होने वाला, वो सारे को बनाना है। एंड अदर स्टूडेंट्स आप लोग ट्राई किए हो कि नहीं ट्राई किए हो? अदर स्टूडेंट्स, कुछ पूछ रहा हूं मैं, स्टूडेंट्स यस सर। आप लोग बनाए हो कि नहीं क्वेश्चंस? नहीं बनाए हो तो एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस बन जाने चाहिए। ओके गॉट इट? चलिए एक क्वेश्चन और करवाता हूं मैं। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के हिसाब से लगाइए। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बोलिएगा। क्लोरीन, सर आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, क्लोरीन। यस, हम लोग डाउन का ग्रुप, ये वाला तो हेलोजन है, और आप सभी को मालूम है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डाउन का ग्रुप डिक्रीज होती है ना? डाउन का ग्रुप डिक्रीज होती है, तो इसमें आप सभी को मालूम है कि क्लोरीन की जो है वो सबसे ज्यादा होती है। तो क्लोरीन के बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, आयोडीन की सबसे कम होगी। अंडरस्टूड? गॉट इट? ये दिमाग में रखना है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, मोस्ट आयनिक एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, मोस्ट आयनिक कंपाउंड पीरियोडिक टेबल। सर FCS, सर फ्लोरीन, सर सबसे ज्यादा आयनिक एलिमेंट इन सीशियम पीरियोडिक टेबल क्लोराइड। क्या होगा?
यस, सीजियम क्लोराइड, ओके। और ये दिमाग में रखिएगा, हैलोजेंस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है आपकी क्लोरीन की, ओके। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों से एक काइंड रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट क्लास में जब आप आओगे तो प्लीज सारे क्वेश्चंस को करके आना, ओके। कंप्लीट कर देना इस चैप्टर के सारे पास्ट ईयर क्वेश्चन। बच्चों, हो जाएगा कि नहीं होगा? यस सर, हो जाएगा। ओके, सारे बच्चों को कर लेना है सारे क्वेश्चंस को। और नेक्स्ट क्लास में केमिकल बॉन्डिंग हम लोग स्टार्ट करेंगे और एक नया पैटर्न में स्टार्ट करेंगे। मैं थोड़ा दूसरे ढंग से पढ़ाऊंगा आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। एक केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर स्टार्ट जब करूंगा तो थोड़ा नए स्टाइल में पढ़ाऊंगा आप लोगों को, और काफी पसंद आएगा आप लोगों को। वी विल मूव ऑन टू डिजिटल मोड में मैं आपको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास, ओके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर। थैंक यू।